धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, पहलगाम में पहलगाम में एक आतंकवादी हमला हुआ जिसमें मासूम लोगों की जान गई। मुर्शिदाबाद में आपको वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, वहाँ पे भी लोगों की जान गई। इन दोनों के अलावा दिल्ली में आपको एक न्यायाधीश थे, जिनका नाम यशवंत वर्मा जी था। उनके रेसिडेंस में आग लग जाता है घर में, और जब आग लगता है तो आग को बुझाने के क्रम में ये पाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारा कैश पाया जाता है। तो अब सवाल वहाँ पे उठ जाता है ये कि क्या वो कैश जो था वो यशवंत जी वर्मा का स्वयं का था या फिर कोई उनको फंसाने के लिए पैसा वहाँ पे रख दिया हुआ था। तो इस लेके जुडिशरी पे भी सवाल उठने लगा। भारत के उपराष्ट्रपति हैं जिनका नाम जगदीप जी धनखड़ है। उपराष्ट्रपति के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो जो राज्यसभा होता है, तो राज्यसभा के वो क्या होते हैं, राज्यसभा के वो सभापति होते हैं। इन तीनों घटनाओं को हम एक साथ लाए हैं। उसके पीछे मेरा मेन मोटो ये है कि इन तीनों घटनाओं को आप देखिएगा तो तीनों घटनाओं में सिर्फ एक चीज़ कॉमन पाया जा रहा है, और वो क्या है, वो है जस्टिस। सारा चीज़ आपको यहाँ पे आके रुक जाता है। हर व्यक्ति बात कर रहा है क्या चीज़ का, न्याय का। चाहे वो आतंकवादी के द्वारा हमला किया गया हो, उस मामले में न्याय चाहिए। मुर्शिदाबाद में जो घटना हुआ और लोगों का हत्या किया गया, किसी का दुकान जलाया गया, किसी के साथ बदतमीजी की गई, छेड़खानी की गई, सामान का नुकसान किया गया, सरकारी बसों को जलाया गया, सरकारी भवनों को नुकसान किया गया, तो उसके बाद देखिए जुडिशरी, हमारे संविधान में जुडिशरी के बारे में जिक्र है, और राष्ट्र का सर्वोच्च संस्थान में गिनती होता है न्यायपालिका का। दूसरी तरफ आप लेजिस्लेटिव को देखिए, जो विधायिका है, तो विधायिका के द्वारा ये सवाल किया गया है कि जुडिशरी कहीं न कहीं क्या कर रहे हैं, वो विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं। आप अनुच्छेद 142 की बात कीजिएगा तो इस पे हम एक वीडियो भी बनाए हैं, और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ, लोग पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि जो भी एजुकेशनल शिक्षा संस्थान से या फिर जो किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट वो सारे फैक्ट्स को हम कवर किए हैं। साथ में उसमें क्या करना चाहिए और क्या हो रहा है वो सारे मुद्दों को हम जिक्र किए हैं, और आज हम इन तीनों चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो अनुच्छेद 142 के बारे में कहा जाता है कंप्लीट जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट को ये राइट है, क्योंकि हमारे संविधान में इस बात की जिक्र की गई है।
तो सुप्रीम कोर्ट को जब कई बार क्या होता है कि उनको आवश्यकता लगता है तो वो क्या करते हैं, वो अनुच्छेद 142 के तहत कंप्लीट जस्टिस के लिए वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक पहलू को देखते हैं। ठीक है, ताकि क्या हो कि आपको तीनों एंगल्स, तीनों घटना समझ में आए। और साथ ही देखिए हमारा मांग अल्टीमेटम क्या है, जस्टिस है। ठीक है, सारा चीज आके ठहर जाता है न्याय के पास, क्योंकि व्यक्ति को न्याय चाहिए। ठीक है, पहलगाम हमला हुआ तब यहाँ पे न्याय का बात हम करेंगे, जो हमारे सरकार हैं। ठीक है, और फिर जो हमारा सेना है तो सेना के द्वारा कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है, मुर्शिदाबाद में जो वायलेंस हुआ तो जो राज्य सरकार है उनका दायित्व बनता था कि जो पुलिस प्रशासन है उनके द्वारा क्या किया जाए, शांति व्यवस्था कायम किया जाए। यशवंत वर्मा जी के घर में आग लगा और वहाँ पे कैश पाया गया, तो जुडिशरी को पूरा राइट है कि जो उचित कार्रवाई होगा वो उनके द्वारा किया जाए, या यदि उनको फंसाया जा रहा है तो फिर वो इनोसेंट है तो उनको बचाया जाए। यदि कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट है तो फिर जो जुडिशरी के हिसाब से उचित कार्रवाई होगा वो करे। वाइस प्रेसिडेंट जब आके बोलते हैं कि न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है, तो जो देश के इतने बड़े बड़े संस्थान पे, इतने बड़े बड़े पद पे बैठे व्यक्ति जब इस बात को कहते हैं, तो जो सामान्य लोग हैं तो उनके मन में क्या होता है, उनके मन में एक विचार आता है कि हम किस पे ट्रस्ट करें और किस पे नहीं करें। ठीक है, तो इन सारे मुद्दाओं को एक एक करके हम लोग देखेंगे। और एक चीज़ आपको बताते हैं, गलती कहिए या फिर जो कहिए, मेरा ही गलती है, क्योंकि ये वीडियो हम लेट से शूट कर रहे हैं। ठीक है, हमको ये पहले करना चाहिए था, थोड़ा लेट हुआ तो इस चीज़ के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और क्षमा प्रार्थी क्यों हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा एंगल हम कवर करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए, या फिर जो एग्ज़ाम हाल फिलहाल में हुआ, जैसे कि आज बीपीएस 70वीं बीपीएससी का मेंस का हुआ। ठीक है, तो हिंदी में निबंध आया हुआ था, तो निबंध में एक आपको एनईपी के बारे में जिक्र किया गया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। ये वीडियो यदि हम कुछ दिन पहले शूट किए होते तो हो सकता था बच्चा को मदद मिल जाता। ठीक, तो नहीं कर पाए, तो इस चीज़ के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जिक्र करेंगे ये जुडिशरी और वाइस प्रेसिडेंट वाले एंगल को। ठीक है, फिर हम लोग आएंगे ये पहलगाम अटैक के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग करेंगे मुर्शिदाबाद के बारे में। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम क्या हो रहा है, एग्ज़ाम में अब देखिएगा जो पहले जो ट्रेडिशन चलता था तो उस हिसाब से अब सवाल नहीं पूछा जाता, अब चीज़ों को लिंक कर करके पूछा जाता रहता है। ठीक है, और बीपीएससी में आप एक चीज़ देखिएगा तो बीपीएससी यूपीएससी का क्या होता है, कहीं ना कहीं उनके रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको फॉलो कर रहे हैं, और ये बेहतर भी है। एक बेहतर प्रशासन बनाने के लिए आवश्यकता है कि उनको इथिक्स का, ठीक है, उनको विज्ञान का, ज्योग्राफी का, साइंस का, मैथ का, हिस्ट्री का, रीजनिंग का, हर चीज़ का समझ हो, ताकि क्या हो, वो बुद्धि और विवेक से एक बेहतर निर्णय ले सके, ताकि समाज में क्या हो, जो हम लोग शुभ लाभ की बात करते हैं तो उस चीज़ की प्राप्ति हो, एब्सोल्यूट गुड की प्राप्ति हो। ठीक है, चलिए, तो हम लोग जिक्र यहीं से करेंगे। ठीक है, जिक्र हम यहीं से करेंगे, कहाँ से, एनईपी 2020 से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में क्या है, जो केंद्र सरकार है, सेंटर, ठीक है, तो केंद्र सरकार में आपको बीजेपी पार्टी जो है, ठीक है, बीजेपी पार्टी वो एनडीए कहलाती है, उसका गठबंधन क्या कहलाती है, एनडीए। ठीक है, तो ये बहुमत में है और इनका सरकार है केंद्र में, बीजेपी का या फिर एनडीए का कहिए। ठीक है, दूसरी और देखिएगा तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी का सरकार है। तो जो तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु में एमके स्टालिन जी हैं। ठीक है, वो क्या है, सीएम है। ठीक, आपको एक बिल लाया गया 2020 में जिसका नाम है एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, इसमें एक प्रावधान था, वो प्रावधान ये था कि जो पूरा भारत है, ठीक है, तो क्या किया जाएगा, बच्चा क्या होता है, जो बाल्यावस्था में रहते हैं
जो 14 से कम उम्र के जो बच्चा होते हैं तो वो उतना परिपक्व नहीं होते, ठीक है, उनको इतना दुनियादारी का समझ नहीं होता है। सामान्यतः कोई कोई बुद्धिजीवी होते हैं, कोई कोई विशेष होते हैं, तो उन एक्सेप्शन का हम बात नहीं करेंगे, सामान्य की बात करते हैं। तो ग्रेड सिस्टम का बात किया गया, ठीक है। एनईपी में क्या बात किया गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। ये सारा चीज़ क्यों बता रही है, हर एक चीज़ आपको लिंक है ताकि आपको समझने में आसान होगा, ठीक है। तो उसमें ग्रेड का व्यवस्था किया गया कि 1 से लेकर 3 तक को एक ग्रेड में रखेंगे, फिर 3 से लेकर 5 तक को एक ग्रेड में रखेंगे, ऐसे ऐसे करके ग्रेड में बांटा गया। तो इसमें एक प्रावधान और था भाषा का, ठीक है। क्या था, भाषा का। कितना भाषा, 3 भाषा, 3 इन द सेंस 3 लैंग्वेज, ठीक है। आप इसको समझिए, 3 लैंग्वेज। तो इसमें क्या होगा, एक तो सामान्य क्या होगा, एक तो इंग्लिश आपको रहेगा ही, इंग्लिश के अलावा क्या रहेगा, इंग्लिश के अलावा आपको हिंदी रहेगा। तो 2 भाषा, ये तो नॉर्मली चलता है। एक भाषा आपको स्थानीय भाषा होगा, जैसे कि मान के चलिए कि कोई उड़ीसा के रहने वाले हैं तो वहाँ का जो भाषा उड़िया होगा तो उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा यदि उड़ीसा होगा। बिहार में तो हिंदी चलता है तो हिंदी रहेगा, ठीक है। जैसे बंगाल यदि मान लीजिए तो बंगाल में क्या हो जाएगा, बंगाल में बंगाली भाषा रहेगा। कर्नाटक की बात कहिएगा तो वहाँ पे क्या रहेगा, वहाँ पे कन्नड़ भाषा रहेगा। तमिलनाडु की बात कहिएगा तो वहाँ पे कौन भाषा होगा, तमिल भाषा होगा, ठीक है। तो जो आपको स्टालिन जी हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, तो उनका कहना ये था जब जो ये त्रिभाषीय कानून लागू होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जो स्थानीय भाषा है ना, जो तमिल भाषा है, तो वो क्या होगा कि वो धीरे धीरे वो स्वयं का क्या करेगा, स्वयं का जो उसका अस्तित्व है, ठीक है, स्वयं का जो उनका अस्तित्व है, जो उनका आइडेंटिटी है, जो उनका पहचान है, उस पर कहीं ना कहीं खतरा होगा, ठीक है। और हिंदी क्या होगा, हिंदी ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा, तो जो तमिल बोलने वाले लोग हैं या फिर जो तमिल संस्कृति है उसको नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ के लेकर विरोध था। तो यहाँ पे 2 चीज़ निकल के आता है, देखिए उनका कंसर्न भी सही है, ठीक है। तो उनका कंसर्न है तो केंद्र सरकार का ये दायित्व बनता था कि उनके कंसर्न को एड्रेस करे। यदि मान चलिए कि हम कोई बिल लेके आ रहे हैं तो ये मेरा दायित्व बनता है कि हम आपको समझाएं कि ये आपको नुकसान नहीं करेगा बल्कि क्या होगा, आपको बेनिफिट करेगा। अब कोई चाइनीज सीख रहा है, कोई रशियन सीखता है, कोई जर्मन सीखता है, कोई अमेरिकन इंग्लिश सीखता है, कोई ब्रिटिश इंग्लिश सीखता है, कोई स्पेनिश सीखता है, कोई फ्रेंच सीखता है, तो ऐसा थोड़ी ना कि उसको नुकसान हो जाता। अब मान चलो कि इंग्लिश लैंग्वेज तो हम नॉर्मली बोल लेते हैं, हिंदी भी बोल लेते हैं, मिथिलांचल में रहते हैं तो थोड़ा बहुत क्या होता है, तनी मनी मैथिलियो बोल ले छिए, बुझलिए। अब जो मान चलो जो भोजपुर के होंगे तो वो भोजपुरी बोल लेंगे, तो आपको डिफरेंट लैंग्वेज का जानकारी होगा तो वो खराब ही नहीं करेगा, वो आपको बेनिफिट ही करेगा, ठीक है। सरकार कहीं ना कहीं समझाने में असमर्थ रही तो इस चीज़ को लेके विवाद हुआ, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो बीजेपी पार्टी है, तो बीजेपी पार्टी का बात कीजिएगा, ये चीज़ समझना पड़ेगा आपको। और साथ में जो स्टालिन जी हैं, तो इन दोनों पार्टी का जो विचारधारा है, तो इन दोनों पार्टी का विचारधारा मैच नहीं करता, ठीक है। तो मैच नहीं करता तो स्वाभाविक है दोनों देखो, गांधी जी हो या फिर सुभाष चंद्र बोस हो, ठीक है, बुरा कोई दोनों में से किसी के बारे में यदि बोलता है तो वो कहीं ना कहीं गलत करता है, ठीक है। चाहे गांधी जी हो या फिर कौन हो, सुभाष चंद्र बोस हो, ठीक है, दोनों का गोल क्या था, दोनों का लक्ष्य सेम था, दोनों का लक्ष्य क्या था, दोनों का लक्ष्य सेम था, लेकिन दोनों का अप्रोच डिफरेंट था, ठीक है। गांधी जी को लगता था कि सारे चीज़ को लेके चलेंगे फिर जाके आज़ादी पाना सही होगा। सुभाष चंद्र बोस जी को लगता था कि अभी मौका है, 1942 में अंग्रेज का स्थिति डमाडोल है तो क्या करें, अभी आक्रमण कर देते हैं, देश आज़ाद करवा लेते हैं, फिर बाद में जो प्रॉब्लम होगा उसको एड्रेस कर लेंगे। तो दोनों अपने अपने जगह पे सही थे, ठीक है। तो फिर या ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हो वो या फिर बीजेपी हो, वो दोनों का लक्ष्य तो एक ही है, राष्ट्र का विकास, मगर दोनों का रास्ता अलग अलग है, ठीक है। तो
विचारों के लेके क्या होता है, मतभेद हो जाता है, समझ गए। तो सेंटर स्टेट का रिलेशन राजनीतिक पार्टी के वजह से बेहतर नहीं है। बाद में की कॉन्स्टिट्यूशन तो है, आप केंद्र को पसंद कीजिए नहीं कीजिए, राज्य को पसंद कीजिए नहीं कीजिए, जो डीपीएसपी में गाइडलाइन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो ये कंट्रोवर्सी आपको समझ में आ गया कि दो पार्टी के बीच में बनता नहीं है। अब आते हैं कि जो तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु में जो गवर्नर साहब थे RN रवि जी, ठीक है, RN रवि जी, तो सामान्यतः क्या होता है कि जो गवर्नर रहते हैं, तो गवर्नर क्या होता है, जो गवर्नर रहते हैं वो यूनिवर्सिटी के आपको चांसलर रहते हैं, ठीक है। तो 10 बिल जो रोका गया गवर्नर के द्वारा, तो उस सारे 10 के 10 बिल में तुम एक चीज़ कॉमन पाएगा, उसमें यूनिवर्सिटी में ही अमेंडमेंट किया गया। समानता उसमें क्या था कि सारा का सारा शक्ति किसके हाथ में चला जाए, सारा का सारा शक्ति चले जाए राज्य के पास, ताकि क्या हो कि गवर्नर यदि यूनिवर्सिटी का चांसलर बने भी तो वो स्टेट कंट्रोल कर पाए, ठीक है। दूसरा, वाइस चांसलर को लेके समस्या था कि गवर्नर क्या करे, नियुक्त नहीं करे, तो ये विवाद था, ठीक है। जब ये विवाद था तो क्या हुआ कि आप अनुच्छेद 200 को देखिए, ठीक है। अनुच्छेद 200 गवर्नर को पावर देता है कि वो किसी बिल को रिजर्व कर ले और राष्ट्रपति के पास भेज दे, बाद में राष्ट्रपति जो डिसीजन देंगे फिर आगे का कार्रवाई होगा, ठीक है। अनुच्छेद आप 201 देखोगे तो अनुच्छेद 201 में है कि राष्ट्रपति का मन होगा तो वो एसेंट देंगे, उनका मन होगा तो वो रोक के रखेंगे, या उनका मन होगा तो वो मना कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें कहीं भी संविधान में टाइम लिमिट नहीं दिया गया है, ठीक। अब आओ सुप्रीम कोर्ट पे, उनके पास अनुच्छेद 142 है कंप्लीट जस्टिस का, क्योंकि लंबे समय से वो 10 बिल रुका हुआ था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि एक दिए गए समय में राष्ट्रपति जी को क्या करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। अब इस पे क्या होता है, जो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं जगदीप जी धनखड़, तो उनके द्वारा ये बोला जाता है कि जो विधायिका न्याय समिति विधायिका के द्वारा क्या किया गया है, विधायिका के द्वारा समय समय पे क्या किया गया, डिसीजन दिया गया है कि विधायिका में क्या किया जाएगा, यदि रिफॉर्म भी किया जाएगा तो विधायिका उसमें सम्मिलित रहेगी, ठीक है। तो जब यशवंत जी का केस आया, केस वाला मामला, ठीक है, तो केस वाला मामला आया तो उसमें ये बोला गया कि 3 सदस्य का समिति गठन किया गया, जबकि कोई संवैधानिक सवाल उठता है तो उसमें कम से कम क्या होना चाहिए, कम से कम 5 सदस्य होना चाहिए। तो इस बात पे कमेंट किया गया वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, कि आप क्या हो रहा है कि यहाँ पे लेट लतीफ़ी हो रहा है, ठीक है। आर्टिकल 142 मिसाइल की तरह जो डेमोक्रेसी पे आ गिरेगा। जुडिशरी क्या कर रही है, जुडिशरी कहीं न कहीं न्यायपालिका विधायिका में हस्तक्षेप कर रही है, तो ये कंट्रोवर्सी हुआ, ठीक है। तो ये मामला आपको अब समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, तो इसमें ये हम लोग पढ़ क्यों रहे इतना देर से, पढ़ इसलिए रहे हैं कि देखो भारत में हम पहले भी बोले और अभी भी बोलते हैं कि हिंदुस्तान में किसी को यदि भरम है और किसी को लगता है कि वो तोप है, चाहे वो हमारे जुडिशरी हो, हमारा लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो, आप हो, हम हैं, कोई है, ठीक है। यदि किसी को ये भरम है कि हम तोप हैं तो इस भरम को क्या करें, दूर कर ले। हिंदुस्तान में कोई तोप है तो वो है भारत का संविधान, उससे ऊपर कोई नहीं है, कोई नहीं, नो वन, न लेजिस्लेटिव है, न एग्जीक्यूटिव है, न जुडिशरी है, न पुलिस है, न प्रशासन है, न राष्ट्रपति है, न गवर्नर है, न प्रधानमंत्री है, न न्यायपालिका है, न मुख्य न्यायाधीश है, कोई भी नहीं, संविधान से ऊपर कोई नहीं, ठीक है। इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं, ठीक है। तो बात आता है न्याय का, तो हमारा अपील है यही, और वो लोग स्वयं बुद्धिजीवी होते हैं कि हर कोई अपने अपने डोमेन में रह के काम कीजिए, ठीक है, कोई एक दूसरे के डोमेन में हस्तक्षेप नहीं कीजिए। और यदि कभी कुछ ऐसा मामला फंसता है तो हर किसी का दायित्व बनता है कि एक जगह बैठिए, विचार विमर्श कीजिए, फिर जो उचित होगा आप वो निर्णय लीजिए, ठीक है। तो हम लोग किस चीज़ का डिमांड कर रहे हैं, जस्टिस का, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। अभी देखो
ये मामला अब तुमको चला जा रहा है इधर, कहाँ, मुर्शिदाबाद की तरफ। तो हम उधर जाएंगे, उससे पहले अब हम तुमको बताते हैं पहलगाम के बारे में, ठीक है। तो पहलगाम में क्या हुआ, पहलगाम में जम्मू कश्मीर में पहलगाम एक क्षेत्र है, पर्यटन स्थल है। वहाँ पे कायर आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया, लोगों का धर्म पूछा गया, उनको कलमा पढ़ने के लिए बोला गया, कलमा नहीं पढ़ पाए तो फिर क्या हुआ, उन पे गोलीबारी किया गया, वो मारे गए। क्यों, उसमें ये भी एंगल आया कि वो हिंदू था, इस कारण से मारा गया, ठीक है। इसमें एक और पेंच फंसता है, याद है 2019 में 14 फरवरी को क्या हुआ था, 2019 में 14 फरवरी को पुलवामा हमला हुआ था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि हमारे सैनिक मारे गए हुए थे। तो उसके बाद भारत सरकार का रुख क्या हो गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। पाकिस्तान का वो हश्र कर दिया गया कि पाकिस्तान क्या हो गया कि दुनिया से आइसोलेट हो गया। उसके बाद वो ग्रे लिस्ट में भी चला गया, ग्रे लिस्ट में चला गया तो फिर क्या हुआ, IMF के पास बार बार गया, किस चीज़ के लिए, पैसा के लिए। तो पाकिस्तान को तो खुन्नस था, ठीक है, पाकिस्तान को खुन्नस है। अब हम बताते हैं तुमको, मार्च या फरवरी, थोड़ा चेक करना, डेट एग्जैक्ट हमको याद नहीं, ठीक है, मार्च का ही टाइम था। पाकिस्तान में क्या होता है, जो कश्मीर वाला क्षेत्र है, बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है जो पाकिस्तान की तरफ है, तो बलूचिस्तान में क्या होता है, जो BLA होता है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इसके द्वारा क्या किया था, जो पाकिस्तान का एक ट्रेन है उसको हाईजैक कर लेता है, ठीक है, उसको बंदी बना लेता है। उसमें पाकिस्तान का बहुत सारा सेना रहता है, नॉर्मल आदमी रहता है, और फिर यहाँ पे पूरा तांडव होता है। तो पाकिस्तान के द्वारा ये एलिगेशन लगाया गया कि इंडिया के द्वारा क्या किया जा रहा है, BLA को मदद किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब खुन्नस है। 2024 में एक रिपोर्ट आया था और 2025 में भी आया, मई का जो हम करंट अफेयर पढ़ाए हैं प्रतियोगिता दर्पण, उसमें भी बताए हैं। सिपरी का यदि रिपोर्ट देखेगा, ठीक है, सिपरी का रिपोर्ट देखेगा तो उसमें ये बताया गया है, जो चाइना जो है, तो चाइना के द्वारा क्या किया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा वो अपना बम गोला बारूद जो भी होता है वो किसको बेच रहा है, वो पाकिस्तान को बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक व्यापार का भी एंगल फंसता है, ठीक। दूसरा ये चीज़ देखेगा कि यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा है, तो यूक्रेन के बाद दूसरा देश भारत है जो सबसे ज़्यादा युद्ध सामग्री जो होता है, ठीक है, वो आयात करता है। तो जो विश्व का बड़ा बड़ा प्लेयर है ना, वो कभी नहीं चाहता कि भारत पाकिस्तान के बीच में क्या हो, शांति की स्थापना। यदि शांति का स्थापना हो जाए, थोड़ा सा विचार करना, बोइंग, राफेल, डेसॉल्ट, ये सब जो बड़ा बड़ा कंपनी है, वो सब जो बम गोला बारूद बना रहा है, जब इतना बड़ा जो क्या होगा, भारत जैसा देश, पाकिस्तान जैसा देश यदि उसके हाथ से निकल जाए तो उतना सारा माल वो किसको बेचेगा, ठीक है। तो इस चीज़ पे भी विचार करने की आवश्यकता है। तो इस ये कारण भी है कि भारत पाकिस्तान में कभी क्या होता है कि भारत पाकिस्तान में कभी शांति कायम नहीं हो पाता, ठीक है। दूसरा कि जब से क्या हुआ कि जब से अनुच्छेद 370 हटाया गया है, जो उसका स्पेशल प्रोविज़न था, ठीक है, तो ये कहा जाता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है तो उसमें 85,000 प्लस लोगों को क्या किया गया, वहाँ पे नागरिकता उनको दिया गया जो वहाँ के लोकल नहीं है। तो इस चीज़ को लेके भी विरोध है, ठीक है, जनता का नहीं है, मगर ये टेररिस्ट क्या होते हैं, टेररिस्ट इसमें क्या करते हैं, टेररिस्ट इसमें एलिगेशन वगैरह लगाते रहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान का ईरान के साथ क्लैश हुआ। दूसरी तरफ देखेगा जो तुमको अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ भारत का रिश्ता अच्छा है। तो पाकिस्तान को बहुत सारा रीजन है कि वो भारत पे क्या करे, भारत पे अटैक करे, भारत को नुकसान करे, भारत को परेशान करे, वो उसके साथ क्या है कि बहुत सारा मामला है, ठीक है। तो पाकिस्तान को जब भी मौका मिलता है तो इन सारे चीज़ का क्या होता है, कहीं न कहीं से वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने का कोशिश करता है, समझ गए। अब आते हैं हम मुर्शिदाबाद पे, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया। पहलगाम में हम एक चीज़ और अटैच कर दे, वैसे हम कल ही रात में वीडियो अपलोड किए थे और अभी भी बताते हैं कि जो सिंधु जल समझौता है, ठीक है, जो सिंधु जल समझौता, इसके बारे में हम बताएं, ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो कल जो हम वीडियो इंडस वाटर ट्रीटी
वाला बनाए हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो वो जाके देख लेना, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंधु जल समझौता है, तो 1948 में यूएन के सहयोग से विश्व बैंक के द्वारा क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान 1960 में क्या करता है, एक समझौते पे हस्ताक्षर करता है। फिर नदियों का बंटवारा होता है कि किसका पानी कौन कितना इस्तेमाल करेगा, वो सारा चीज़ हम डिस्कशन कर दिए हैं, जाके देख लेना। ठीक है, तो ये आ गया, तो फिर पाकिस्तान अब इसको लेके बौखलाया हुआ है। ठीक है, तो इन सारे मामले को देखो तो हम लोग इसमें भी अल्टीमेटम क्या चाह रहे हैं, इसमें भी हम लोग अल्टीमेटम वही खोज रहे हैं, वो है जस्टिस, कि न्याय दे। जो वो बेगुनाह लोग मारे गए, ठीक है, जिनका कोई कसूर नहीं था, तो उनके साथ जो अन्याय किया गया, तो उसके लिए क्या हो, न्याय हो। ठीक है, तो हमें जस्टिस चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मुर्शिदाबाद। तो जुडिशरी का बात इसमें हम क्यों अटैच कर रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल तो आया, उसके बाद वक्फ अमेंडमेंट बिल को चैलेंज किया गया। ठीक है, तो चैलेंज किया गया, तो अब कुछ लोग क्या होता है कि मनगढ़ंत कहानी देश में अशांति फैलाने के लिए जुडिशरी पे, कभी लेजिस्लेटिव पे, कभी एग्जीक्यूटिव पे, जो मन में आता अनाप शनाप जो ने सो कहा। ठीक है, कुछ लोग ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ निर्णय दिया गया जिस कारण से ये वायलेंस वगैरह हुआ, तो ये सब क्या है, बिना सर और बिना पाँव का बात है। ठीक है, इसमें कहीं पे भी सच्चाई नहीं है। ठीक है, कानून बनाने का अधिकार संसद को है, वो बनाते हैं। यदि कानून में कोई प्रॉब्लम है, आर्टिकल 13 का उल्लंघन होता है, अनुच्छेद 12 में राज्य का बात कहा गया। ठीक है, और अनुच्छेद 13 में बोला गया है कि किसी भी प्रकार के इस प्रकार का कानून बनता है जो अनुच्छेद 12 को उल्लंघन करता है, तो जुडिशरी के पास पूरा राइट है। यदि पूरा सेंटेंस खराब होगा तो पूरा सेंटेंस, या फिर बीच में कहीं कहीं कोई चीज़ मामला फंसेगा तो जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड कर देगी। तो इसमें कोई भी क्या जुडिशरी को रिस्पॉन्सिबल ठहराना कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। ठीक है, न्यायपालिका पे इस प्रकार का सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं मुर्शिदाबाद। तो क्या हुआ कि वक्फ अमेंडमेंट बिल आया, तो इसके विरोध में क्या किया गया, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में विरोध किया गया, साथ में तुमको क्या किया गया, बंगाल में भी हुआ। तो फिर यहाँ पे हिंसा होता है। इस हिंसा में एक चीज़ खराब था, बिल का विरोध करना था, विरोध करता, जिसको जिंदाबाद मुर्दाबाद करना था करता, तो बीजेपी को मुर्दाबाद करता, कांग्रेस को जिंदाबाद करता, जो करना था करता। ठीक है, मगर अब तुम विरोध करने की जगह क्या किया, विरोध करने की जगह क्या किया कि वहाँ पे नियोजित तरीके से, ठीक है, विचार करके कुछ जो उपद्रवी लोग थे, उपद्रवी भी नहीं कहो, वो आतंकवादी ही कहेंगे, तो उसके द्वारा क्या किया जाता है, जो सामान्य लोग थे उसमें भी क्या, खास करके जो हिंदू धर्म के मानने वाले थे, तो उन पे क्या कर दिया गया, अटैक किया गया। और अलग अलग चैनल का जब तुम न्यूज़ देखेगा, ठीक है, तो उसमें बहुत जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा क्या बोला गया है कि जब जो अटैक किया जाता था हिंदू पे, तो मान के चलो कि ये घर हिंदू का है, ये घर हिंदू का है, ये मुस्लिम का है, ये मुस्लिम का, फिर ये हिंदू का है, तो इस मोहल्ले में हमला नहीं किया जाता था, इस मोहल्ले को छोड़ दिया जाता था। तो इससे क्या होता है, इससे सांप्रदायिकता वाला भावना आता है कि कहीं ना कहीं क्या किया गया कि पर्सनली हिंदू को टारगेट किया गया। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा दुखद है। बांग्लादेश में चुनाव हुआ और शेख हसीना का क्या हुआ, शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया गया, वहाँ पे भी हिंदुओं पे अत्याचार किया गया। बाद में जो नोबेल पुरस्कार विजेता है मोहम्मद यूनिस, वो प्रधानमंत्री बना और फिर बांग्लादेश जल रहा। ठीक है, तो भारत बांग्लादेश का क्या हो गया, रिश्ता खराब हो गया। बांग्लादेश पाकिस्तान का रिश्ता बेहतर है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये डबल डाउट है यहाँ पे कि इनका हाथ होगा। बंगाल के जो मुर्शिदाबाद में घटना घटा, ठीक है, तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि बांग्लादेशी का हाथ था। तो अब फिर सवाल उठता है कि जो वहाँ का स्थानीय पुलिस था, या फिर जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, जो हमारे इंटेलिजेंस है, या फिर जो राज्य सरकार है, पुलिस है, केंद्र सरकार है, NIA है, ये सब बैठ के IB वगैरह बैठ के क्या कर रहे थे। ठीक है, उनका तो ये दायित्व बनता है ना कि वहाँ पे शांति व्यवस्था कायम रखे। ठीक, तो यहाँ पे भी न्याय का गुहार ही किया जा रहा है। अब उन लोगों को क्या गलती था जिनका घर जला दिया गया, जो कुछ नहीं किए थे, वो तो सांसद नहीं थे कि वो गए वक्फ अमेंडमेंट बिल बनाए। ठीक है, सांसद
जो पार्लियामेंट है वो बनाते हो। आपको विरोध है तो आप जाके प्रदर्शन कीजिए, आप मांग कीजिए। आप लोगों को याद होगा कि किसान पे एक बिल आया हुआ था, 2020 के ही आसपास का बात है। तो क्या हुआ फिर उस पर 2020 या 22 चेक करना, एग्जैक्ट हमको ध्यान में नहीं आ रहा। तो फिर पूरा हिंदुस्तान से भिन्न भिन्न क्षेत्र से किसान गए हुए थे, विरोध किए, फिर क्या हुआ, सरकार के द्वारा वापस लिया गया। तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, शांति कायम करके आप विरोध कीजिए ना, कौन रोका हुआ। मगर अब विरोध, आप गए वक्त अमेंडमेंट बिल का विरोध करने के लिए, आप पता चला कि वहाँ पे हिंदुओं को मारने लगे, बेकसूर लोगों को घर जला दिए, ठीक है, उनका दुकान जला दिए। तो ये सब नुकसान ही हुआ। जिनका मृत्यु हो गया वो तो वापस नहीं आएंगे, जो परिवार उनको खो दिया वो तो वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो न्याय की गुहार वहाँ पे भी की जा रही है। तो इन तीनों मामले से हमें एक ही चीज़ समझ में आता है कि जस्टिस जो होता है, न्याय, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। थोड़ा हम इस्लाम के बारे में भी बता दें, ठीक है। वैसे हम पहले भी बताएं और अभी भी बताते हैं। जो प्रोफेट मोहम्मद थे, तो वो ऐसा नहीं कि अचानक आए और वो सारे चीज़ क्या हो गया, ये इस्लाम धर्म का पूरा स्थापना हो गया, नहीं। उनके द्वारा देखा जाता था, जो वो अरब वाला क्षेत्र था, वहाँ पे सामंतों के द्वारा क्या किया था, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था, बदतमीजी, लड़ाई झगड़ा, ठीक है, कष्ट देना। तो इन सारे चीज़ को देखते हुए उससे न्याय, उससे मुक्ति पाने के लिए, जस्टिस के लिए, ठीक है, जस्टिस के लिए वो खड़े हुए थे प्रोफेट मोहम्मद, ठीक है। तो इस्लाम का आप बेस देखोगे तो वहाँ पे भी क्या है, न्याय है। हर धर्म में यही चीज़ का बात किया जाता है, न्याय का, ठीक। तब इस न्याय का पुकार है, देखिए कब जाके इन सारे मामलों में क्या होता है कि न्याय मिलता है और चीज़ें क्या होता है, शांत होता है, फिर अशांति का स्थापना होता है। आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमको बनाना पड़ा इन सारे मामलों को एक साथ एक जगह करने के लिए, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो आपको शायद ही कोई प्रोवाइड करवाता होगा। इस तरीके से सारे एंगल को एक एक करके हम एक्सप्लेन कर दिए, और तीनों टॉपिक पे हम डिफरेंट वीडियो बनाए हुए हैं। पहलगाम पे अलग, मुर्शिदाबाद पे अलग, जुडिशरी पे अलग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मन लगा के पढ़िए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी बताइए। और बिहार कंपटीशन का एक ही मोटो है कि बिहार में क्या हो कि कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, मेरा एक ही मोटो है कि यहाँ पे बच्चे को क्या होगा, फ्री एजुकेशन मिलेगा, और पैसा देके पढ़ने वाला जो सिस्टम है, तो इस कल्चर को हम ख़त्म करेंगे। बस यही मेन मोटो है मेरा चैनल चालू करने का, ठीक है, ताकि कोई भी कंपटीशन के लिए एक भी रुपया किसी को पेमेंट नहीं करे, किसी भी कंपटीशन के लिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।